नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से टॉपर मंच के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज एक और नए टॉपिक के साथ हम लोग मिल रहे हैं और वो है लोक गायन शैलियों के बारे में विस्तार से बात करना। हमारा महत्वपूर्ण आर्ट एंड कल्चर का देखो, आर्ट एंड कल्चर में अगर राजस्थान की किसी भर्ती में आप लोग जा रहे हो तो ऑटोमेटिक महत्वपूर्ण बन जाता है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। देखो साथियों, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लाइव हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग बड़ी आरामदायक चीज़ों को समझते हुए पढ़ने की कोशिश करोगे तो धीरे धीरे आपको हर चीज़ की लाइव लाइव भी चलेगी और रिकॉर्डेड भी ऐसी चीज़ें चलती रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अभी तक जितना भी बताया जा रहा है वो बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा लोक गायन शैलियों के बारे में। छोटा टॉपिक है लेकिन अक्सर एक छोटा सा सवाल आप लोगों को विचलित कर जाता है और इसके बारे में हम लोग संपूर्ण डिटेल रूप में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारे के बारे में। तो हेडिंग है हमारी लोक गायन शैली। जो भारत राजस्थान के लोक गायक हैं वो अलग अलग स्थानों के हिसाब से उनकी शैली अलग अलग हो सकती है, अलग अलग जनजातियों का या अलग अलग। आप लोगों को बताएं कि एक संस्कृति का वैसे एक ही क्षेत्र में अलग अलग रूपों में हम लोग विभिन्नता है जिसे हम लोग कहते हैं, समझ रहे हो ना। तो वो भी कहीं ना कहीं उस संस्कृति का जो प्रभाव है वो अलग अलग क्षेत्रों में उसको अलग अलग नामों से भी जाना जा सकता है, अलग अलग विशेषताओं के साथ जुड़ी हुई होती है। हालांकि चीजें वो कहीं ना कहीं कल्चर से जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ विशेषताओं के साथ उसका जुड़ाव या कनेक्टिविटी और डिफरेंस क्रिएट हो सकता है उनके कल्चर के हिसाब से। उसी शैलियों को एक एक करके हम लोग राजस्थान की सभी ध्यान रखना है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान की शैलियों को, भारत की नहीं पढ़ रहे हैं। ये चीज ध्यान रखना है, कॉमन सेंस रखना है ऐसी चीजों का। और उम्मीद है कि टेस्ट के लिए आप सभी लोग तैयार हो। बहुत टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छी होने वाली है साथियों, क्वालिटी होगी। भले लिमिटेड लोग होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो भी होंगे उनके लिए बहुत ही जब सवालों का एक स्टैंडर्ड होगा और बढ़िया तरीके से चीजों को समझाने का प्रयास किया जाएगा। चलिए फिर साथियों, आ जाइए फिर आपके टॉपिक पर। तो लोक गायन शैलियां की बात करेंगे तो मांगणियार गायकी। देखो, आपको इसी प्रकार हेडिंग मिलेगी आप लोगों को, एक एक करके गायकों के बारे में बताएंगे, उस शैलियों का संबंध किस प्रकार है वो अलग अलग रूप में देखा जाएगा। तो पहली लोक गायन शैली है मांगणियार गायकी। ये आप लोगों को मुख्यतः किस क्षेत्र में प्रसिद्ध मिलेगी? एक तो बाड़मेर और बालोतरा, इसके अलावा कुछ क्षेत्र हैं जो कि जैसलमेर में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो मुख्यतः आप लोगों को बाड़मेर और बालोतरा। तो सबसे पहला पॉइंट भी ये ध्यान रखना है कि मांगणियार गायकी का संबंध किससे है? बाड़मेर और जैसलमेर जिले से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। अब ये जो गायन शैली कब गाई जाती है, किसके द्वारा? तो मांगणियार गायकी जो है मांगणियार जाति से जुड़ी हुई है। ध्यान, ज्यादातर जो भी गायन शैलियां पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं जातियों से ही जुड़ी हुई है, ध्यान रखना। फिर धर्म विशेष की बात होती है। तो मांगणियार जाति का संबंध किससे है? मांगणियार गायकी से। और अगर बात करें कि ये कब है एक तरीके से गायन करते हैं, तो ये जो लोग हैं शुभ कोई भी अवसर हो अच्छे टाइम में इसकी गायकी का या गायन वादन किया जाता है। सिंपल सा ध्यान रखना है, बाड़मेर और बालोतरा क्षेत्रों में मांगणियार गायकी प्रसिद्ध है और मांगणियार जाति के लोगों के द्वारा शुभ अवसरों पर मांगणियार। तो आप सीधा इसको पॉइंट के रूप में भी लिख सकते हैं ऊपर मांगणियार गायकी, जिसमें बाड़मेर और बालोतरा हुआ है। उसके नीचे सीधा लिख सकते हैं किसके द्वारा? तो ये मांगणियार जाति के द्वारा की जाती है। उसके नीचे सीधा लिख सकते हैं शुभ अवसरों पर। समझ रहे हो ना। तो आप इसको 3 लाइनों को 3 शब्दों तक सीमित कर सकते हैं। वो आपके अंदर आर्ट होनी चाहिए। चीजें मैं वही बोल रहा हूँ लेकिन आपको ध्यान रखते हुए चलना है। मांगणियार जाति पूछे मूलतः किस क्षेत्र के साथ ये सिंध प्रांत की है, मुस्लिम जाति है, ये भी ध्यान रखना है। और इसकी गायन में 6 राग होते हैं और 36 रागिनियों का प्रयोग होता है। 6 राग और 36 रागिनियों का। ये कभी कभी साथियों जब डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई 3 4 5 स्टेटमेंट दे दिए, 2 3 दे दिए, उसमें पूछेगा निम्न में से कौन सा कथन सही है या निम्न में से कौन से ए बी सही है, ए सही है या 1 2 3 सही है, 1 4 सही है, ऑल द अबव सही है। इस प्रकार के क्वेश्चंस में आप लोगों को परेशानी में डाला जा सकता है। तो इसीलिए थोड़ा डिटेल लेवल में चीज़ों को, ये कोई बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है साथी, बेसिक स्तर की चीज़ है क्योंकि ये पढ़नी होती है। अपन छोड़ के चलते हैं या आप लोग सीधा सीधा कि भाई किस जिले से संबंधित इतना पढ़ा और निकल गया, तो उससे बचना है। तो कम से कम ध्यान रखना है आप लोगों को बाड़मेर बालोतरा के साथ, मांगणियार जाति से के साथ शुभ अवसर के बाद
आपको सिंध प्रांत भी थोड़ा ध्यान रखना और 6 राग रख। कल को क्या है ना, ये चीजें आपको मेंस में मदद मिलेगी, ध्यान रखना। ये आर्ट एंड कल्चर प्री प्लस मेंस का सिलेबस है, ये ध्यान रखना है। जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, प्री का मेंस के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोग आराम से चीजों को देख पा रहे हैं। मांगणियार गायक में प्रमुख वाद्य यंत्र पूछे साथियों तो कमाईचा और करताल, अच्छे से ध्यान रखना है, सीधा सीधा सवाल बन जाता है काफी बार। और इसके प्रसिद्ध गायक देख लेते हैं, तो वो सदीक खां मांगणियार, जो कि प्रसिद्ध खरताल वादक है, ये ध्यान रखना है। ये खरताल के साथ ये मांगणियार गायकी का वादन किया करते हैं, सदीक खां मांगणियार। तो मांगणियार क्या है साथियों, एक एक प्रकार की जाति है जो कि बाड़मेर और बालोतरा के क्षेत्रों में मुख्यतः ये जो गायन शैली प्रसिद्ध है, और शुभ अवसरों के अवसर पर इस प्रकार की गायन शैली का एक तरीके से प्रोग्राम कह सकते हैं, यह गाया जाता है। चलिए, कमल साकर खा पूछे तो प्रसिद्ध कमाईचा वादक है, ये भी ध्यान रखना है। ये इसी से इस गायकी के जुड़े व्यक्तित्व है, ध्यान रखना है। इस गायकी से जुड़े हुए मांगणियार से जुड़े हुए व्यक्तित्व है, अच्छे से ध्यान रखना है। रुकमा मांगणियार ये भी विकलांग गायिका है, बाड़मेर की है, जो कि मांगणियार एक तरीके से गायकी से जुड़ी हुई है। फिर प्रसिद्ध गायक और खरताल वादक सदीक खां की स्मृति में सदीक खां मांगणियार लोक कला और अनुसंधान परिषद लोकरंग की स्थापना भी साथियों जयपुर में की थी 2002 में। ये आप लोगों के लिए बेसिक स्ट्रॉन्ग करने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिला। कोई भी टॉपिक का बेसिक मजबूत करने के लिए बोलते हैं इससे अच्छा मौका नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग सभी प्रकार की छोटी छोटी बातों पर एक एक चीज है। यही कहता हूँ, लाइव रिकॉर्डेड को मानसिक रूप से दबाव ना लेकर प्रैक्टिकली इंसान बने। चलिए, अब आगे बढ़े। यदि मांगणियार समुदाय में दो प्रकार के गायक होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। एक होते हैं केवल हिंदुओं के लिए गाते हैं, और एक जो होते हैं हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए गाए गाते हैं। ये कैटेगरी है जो आप लोगों के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सिंपल सा है साथ ही, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, लेकिन देखो मांगणियार गायकी है बाड़मेर और बालोतरा क्षेत्र में प्रसिद्ध है, और शुभ अवसरों के अवसर पर मांगणियार जाति के लोगों के द्वारा इसका गायन किया जाता है। ये मूल्य तो आपको सिंध प्रांत की मिलेगी, और 6 राग और 6 रागिनियों का इसमें प्रयोग होता है। और प्रमुख वाद्य यंत्र पूछे साथियों कमाईचा और खरताल है। सदीक खां मांगणियार पूछे तो प्रसिद्ध खरताल वादक है, ये ध्यान रखना। फिर कमल साकर खान पूछे तो प्रसिद्ध कमाईचा वाचक है, और रुकमा मांगणियार पूछे तो विकलांग गायिका है बाड़मेर की। और इनकी स्मृति कौन सी, सदीक खां की स्मृति में एक तरीके से अनुसंधान परिषद की स्थापना है, जिसका नाम है सदीक खां मांगणियार लोक कला और अनुसंधान परिषद, जो कि जयपुर में 2002 में स्थापित किया गया। और इसमें दो प्रकार के गायक होते हैं, एक केवल और केवल हिंदुओं के लिए, और दूसरा हिंदू और मुसलमान के लिए गाते हैं। तो ये था मांगणियार गायकी। अब एक और शैली है साथियों लंगा गायकी, जो कि आपको साथियों कहाँ मिलने वाली है, बाड़मेर के क्षेत्र में। और बाड़मेर में भी, अगर पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर तो है ही है मुख्यतः, फिर बालोतरा, देखो दो तो कॉमन बातें हो गई, लगभग 3 कॉमन बातें हो गई। उसके बाद फलोदी और जोधपुर पश्चिमी राज्य और उत्सवों पर लंगा जाति द्वारा गाई जाने वाली गायन शैली लंगा गायन शैली। देखो यहाँ पर आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, लंगा गायकी को भी और मांगणियार को लगभग दोनों को सिमिलर स्थान के रूप में याद रखना, बाड़मेर बालोतरा जैसलमेर। फिर आगे बढ़ना फलौदी और जोधपुर। चलिए, तो लंगा गायन शैली किसके द्वारा गाई जा रही है, ये भी लंगा जाती है, ध्यान रखना। जो नाम दिया गया ऊपर मांगणियार था, यहाँ पर लंगा है। फिर लंगा जाति मुख्यतः राजपूतों के यहाँ वंशावलियों के बखान और शुभ अवसर पर गायन करती है। अब देखो उसने कह दिया कि शुभ अवसर है लंगा शायर की, मतलब मांगणियार की, सॉरी, और यहाँ पर है लंगा, ये ध्यान रखना है। तो आप लोगों को दोनों में विचलित नहीं होना है, मुख्य स्थान जरूर ध्यान रखना है। और बाड़मेर जिले का जो बड़वना गांव है, लंगों का गांव कहलाता है, ये ध्यान रखना। बड़वना गांव क्या है साथियों, लंगों का गांव कहलाता है, बाड़मेर जिले का।
लंगा गायन में प्रमुख वाद्य यंत्र पूछे साथियों सारंगी, सिंधी, सारंगी, कमायचा, दौल, अलगोजा और मोरचंद। आपको वाद्य यंत्र तो याद करने ही करने होंगे और प्रमुख कलाकार और स्थान, ये तीन बातें तो कम से कम याद रखनी है, फिर एडिशनल रूप से अन्य विशेषता याद रखनी, जिसमें सारंगी, सिंधी, सारंगी, कमायचा, दौल, अलगोजा और मोरचंग याद रखें। तो उम्मीद है कि मेरी बात आराम से आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे बढ़ूं और इस लंगा गायकी के प्रमुख कलाकारों की यदि मैं बात करूं तो वो है अलाउद्दीन खां लंगा, करीम खां लंगा, फुस्से खां और मेहरदीन लंगा। ये क्या है, प्रसिद्ध कलाकार। तो किसी भी गायन शैली हो, किसी भी नृत्य शैली हो, आपको इन गायक कलाकारों या इनके बारे में कम से कम एक बेसिक पॉइंट जरूर पता होना चाहिए। फिर पूछे बाड़मेर का बरवना जागीर है जो कि लंगा संगीत का क्या है, मक्का कहलाता है। ये लंगा संगीत का क्या कहलाता है, मक्का कहलाता है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है और नोट के रूप में थोड़ा ध्यान रखना है। लंगा और मांगणियार वंशानुगत रूप से पश्चिमी राजस्थान के पेशेवर संगीत का समुदाय है। कहां से, पश्चिमी राजस्थान में, जिसमें अभी हम लोगों ने बात की थी ना, बाड़मेर, जोधपुर, फलौदी, बलोत्रा और जैसलमेर के क्षेत्रों। ये मुख्यतः आप लोगों को बाड़मेर में मिलेंगे, बालोतरा, फलौदी, जैसलमेर, जोधपुर, जैसा कि ये बात अभी मैंने बताई। लंगा और मांगणियार दोनों मुस्लिम समुदाय, ये भी ध्यान रखना, जो मिराजी मनोरंजन करने वाले जाति से संबंधित है। अभी मैंने कुछ विशेषताएं सिमिलर हो गई लंगा और मांगणियार की, तो थोड़ा आप लोग कॉमन पॉइंट के रूप में जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि जो लंगा और मांगणियार दोनों मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए हैं। वो बात अलग है कि जो मांगणियार समुदाय है वो दो इसमें गुट है, एक गुट तो आप लोगों को हिंदुओं के लिए गाता दिखाई मिलेगा, दूसरा हिंदू और मुस्लिम दोनों को कॉमन रूप से। तो ये भी थोड़ा बहुत आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। फिर लंगा और मांगणियार संगीत में कोई बड़ा अंतर नहीं है। अंतर तो बस इतना है, इनके जजमान अलग अलग होते हैं और उसी के अनुरूप उनके गाने की शैली और गीतों के समय कुछ अंतर दिखे। जजमान मतलब जो गायन करता है, उनके जो गायन का जो तरीका होता है उसी में डिफरेंस होता है, वरना इसमें कोई बड़ा अंतर नहीं है। ये बस एक समझाने का तरीका है, इसको सिर्फ रीड करना है अच्छे से, कभी मेंस में मदद मिले आपको, प्री में ज्यादातर नहीं मिलेगी। हाँ, इतना जरूर कहेगा कि लंगा और मांगणियार संगीत में ज्यादातर समानता ही है या कोई बड़ा अंतर नहीं है। सच में समझ रहे हो ना, लेकिन क्या नहीं है, क्योंकि इसके जो गायक कलाकार है उसमें ही थोड़ा बहुत उनके गाने की शैली की वजह से डिफरेंस आ सकता है, बाकी जनरली है सारा एक ही पैटर्न फॉलो होता है। चलिए, दोनों समुदाय मुस्लिम पीर फकीरों और हिंदू देवी देवताओं के लिए गाते हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम से जुड़ा हुआ है और सिर्फ मुस्लिम ही गाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों समुदाय के अंतर्गत ही गाते हैं। अब देखिए एक और गायकी है साथियों, मांड गायकी। ऊपर हम लोगों ने मांगणियार और लंगा हो गई, अब हम लोग एक और महत्वपूर्ण गायकी है मांड गायकी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी एक तरीके से साथियों पश्चिमी राजस्थान, इसका भी जगह का संबंध देखो, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी। 10वीं और 11वीं शताब्दी में जैसलमेर क्षेत्र को मांड क्षेत्र कहा जाता था और अतः यहाँ विकसित हुई गायन शैली मांड गायन शैली। इसने कह दिया कि भाई मांड गायकी का संबंध है, क्षेत्रों की बात करूं मैं तो बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी है, ये ध्यान रखना है। जो कि 10वीं और 11वीं शताब्दी में जैसलमेर क्षेत्र को मांड गायकी का क्षेत्र कहा था और यहाँ पर इसलिए गायन शैली विकसित हुई, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया साथियों, मांड गायकी पड़ गया। ये चीज याद रखना। चलिए, श्रृंगार प्रधान गायकी, यहाँ पर देखो श्रृंगार का रूप का एक तरीके से जो गायन शैली में एक उपयुक्त होता है, उसकी महत्वता को बढ़ाने के लिए, उसके रस को बढ़ाने के लिए। और ये शास्त्रीय गायन शैली है। इसी शैली में राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश गाया गया है, ये ध्यान रखना है। इसलिए मैं कहने पहले कहा कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, नॉर्मल अन्य की तुलना में ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये चीज ध्यान रखना। उम्मीद है कि मेरी बात आप लोगों को आराम से समझ आ रही होगी।
तो आप लोगों को इसी प्रकार छोटे छोटे टॉपिक को कवर करते हुए बढ़िया तरीके से प्लानिंग के साथ पढ़ोगे तब तो साथ ये बहुत बढ़िया है। चलिए, फिर अगर मांड गायिकी की बात करें तो इसके क्षेत्रीय प्रभाव के साथ कुछ अंतर के साथ इनके अनेक प्रकार प्रचलित हैं, जैसे उदयपुर की मांड, जोधपुर की मांड, जयपुर की मांड और बीकानेर की मांड और जैसलमेर की मांड। तो ये कुछ स्थान विशेष से संबंधित भी ऑब्वियसली है कि भाई कोई भी गायन शैली होती है धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों में क्या होता है उसका प्रभाव होना शुरू हो जाता है, जो इस गायकी में आप लोग देख पा रहे होंगे। आपको कुछ खास विशेषताओं को देखते हुए चलें और बाकी जितनी ज्यादा साथियों आप प्रैक्टिस करोगे ना, लिमिटेड रिसोर्सेज होने चाहिए आपके पास और मल्टीपल रिवीजन होना चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। वरना इस भीड़ में आप कुछ भी कर लेना, कितनी किताबें पढ़ लेना, कोई कहेगा वो किताब, अरे लगभग चीजें सिमिलर ही होती है, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 क्वेश्चन के लिए मुझे क्या नई किताब पढ़नी चाहिए? स्वाभाविक सी बात है नहीं पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई मुझे दो क्वेश्चन के बजाय मुझे 148 पर फोकस करना है, या जो मेरे रेंज में 120-30 में से मुझे 100 प्लस सही करना है, तो काम हो जाएगा आपका। और इस टेस्ट सीरीज को आप लोग एसआई की टेस्ट सीरीज ना लें, एसआई भले ही नाम हो, एसआई के हिसाब से चीजें भली हो, लेकिन इसमें आरएस प्री का सिलेबस कवर हो रहा है। हालांकि आरएस की भी अलग टेस्ट सीरीज कर लेंगे, वो प्रैक्टिस के हिसाब से या टॉपिक वाइज भी करेंगे। आपको जिसका एग्जाम लेट है बस ये समझ लो मेरा प्रैक्टिस करना है और मुझे अभी बढ़िया मौका है। क्योंकि अभी प्रेशर ले लोगे मेंटली, प्रेशर देखो पॉजिटिव प्रेशर होता है, एक नेगेटिव होता है। एक नेगेटिव प्रेशर होता है कि भाई अरे यार इतना टाइम पड़ा है, इतना सिलेबस कैसे याद करेंगे। और पॉजिटिव क्या है कि इसमें मुझे जितना अच्छा कर सकूं कर लो, ताकि कम से कम वो बर्डन कम हो। मान के चलिए कि 100% सिलेबस है इसमें, तो आप 100 को 100 समझ के पढ़ोगे तब तो गए काम से, पॉसिबल नहीं है। तो आप ये सोचो कि क्यों ना इस बार इस टेस्ट में मैं 25 तैयार करता हूँ तो मेरे पीछे 75 बचेंगे, फिर अगली बार मैं फिर 25 तैयार करूंगा फिर 50 बचेंगे, मतलब परसेंटेज सिलेबस का हिस्सा। फिर मैं और 25 करूंगा तो मेरे 25 बचेंगे, तो मेरे 4 बार में पूरा सिलेबस होगा। नहीं तो पहली बार में 100 करूंगा तो फिर अगली बार मुझे 100 के हिसाब से पढ़ना होगा, क्योंकि पहली बार में 100% पॉसिबल ही नहीं है। महीने भर में आप जो बिल्कुल ही प्रेशर हो, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं और जिनको काफी सालों से ये जो 2026 में एग्जाम भी दे रहे हैं, तो वो मैच्योर है, उनको पता है कैसे क्या करना है। अब राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायकी की बात करेंगे तो अल्लाह जिलाई बाई है जो कि बीकानेर की है, गौरी देवी है बीकानेर की है, गौरी देवी फिरपाली की है, बन्नो बेगम है ये अपने जयपुर की है, मांगी बाई है आर्य जो कि उदयपुर की है, जमीला बानो है जो ये भी उदयपुर की है, बेतुल बेगम है ये नागौर की है, ध्यान रखना। चलिए एक और गायकी लेके आते हैं आप लोगों के लिए। एक और गायकी है साथियों, तालबंदी गायकी, जो कि मुख्यतः सवाई माधोपुर में आपको मिलेगी और औरंगजेब के समय संगीत पर पाबंदी लगा देने पर विस्थापित होकर आए कलाकार के द्वारा सवाई माधोपुर में विकसित की गई गायन। अब देखो औरंगजेब ने क्या किया कि भाई संगीत पर ये जो गायन है, गायन पर क्या वो उसको पसंद नहीं था, तो उसने क्या किया कि भाई संगीत पर ही क्या पाबंदी लगा दी। तो भाई अब ऑब्वियसली है भाई जहाँ पर आपने आपको जो चीज आती है, जो आपके काम सीखा हुआ है, तो आप क्या कर रहे हो कि वहां से विस्थापित होना शुरू हो गए, पलायन करना शुरू हो गया। भाई अपन का रोजी रोटी यही है और अगर यही काम बंद हो जाएगा तो फिर हम गायन कैसे करेंगे। तो औरंगजेब के द्वारा जो भी पाबंदियां लगाएगी उसके बाद लोग विस्थापित हुए और ये सवाई माधोपुर में विकसित हुई थी, ये ध्यान रखना मुख्यतः। और ये जो गायन शैली है सवाई माधोपुर के अलावा करौली, डीग, गंगापुर सिटी, धौलपुर और भरतपुर में प्रचलित है। क्यों है देखो हमेशा ध्यान रखना, जैसे सवाई माधोपुर का क्षेत्र है तो आपको पता है कि आसपास के क्षेत्रों में जो भी 4, 5, 7 जिले होते हैं या 10 जिले होते हैं उसके आसपास के क्षेत्रों में इन गायन शैलियों का विस्तार होना स्वाभाविक सी बात है कि हो जाता है, ये ध्यान रखना। इस गायन शैली में प्रचलित कवियों की पदावलियों को हारमोनियम और तबला वाद्य यंत्र, अब सीधा उसने पूछा कि भाई कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग या यूज किया जाता है, बस इतना ध्यान है। तो हारमोनियम, तबला वाद्य यंत्रों का इसके साथ क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, बस सीधा सा ध्यान रखना है। फिर देखें इसमें गायन प्रतियोगिता होती है। इसके आयोजन का जो तरीका होता है कुश्ती जैसा होता है, इसलिए इसे संगीत दंगल भी कहते हैं। दंगल में क्या होता है भाई, कुश्ती लड़ते हैं, उसे दंगल क्या कहते हैं, दंगल ही कहा जाता है। तो इसका जो गायन शैली एक दंगल की तरह होता है, कुश्ती जैसा होता है कि भाई
लगातार एक से दूसरे कॉम्पिटिटर और एक दूसरे का एक ठहराव के साथ इस प्रकार की गायन शैलियों का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक कहीं ना कहीं संगीत के दंगल के रूप में, संबोधन की एक संज्ञा के रूप में कहा जा सकता है। उम्मीद है साथियों मेरी बात आराम से आपको समझ आ रही होगी, और ऐसे ही इस प्रकार आप लोग अगर कंसिस्टेंट रहते हो तो आपको इस सीरीज का जबरदस्त बेनिफिट होगा। कोई फालतू पैसा खर्च नहीं, और चुपचाप अच्छे से रिवीजन करो, मल्टीपल रिवीजन और मैक्सिमम प्रैक्टिस प्लस पीवाई के एनालिसिस, ये चीजें, मतलब ये सारी चीजें मेरे द्वारा करवाई जा रही हैं। बस आपका काम है उसको उसको बेहतरीन तरीके से समझते हुए लेके हुए चलो। हवेली संगीत के बारे में बात करें, जो कि नाथ द्वारा राज संबंध में मिलेगा। अब छोटी छोटी संगीत की कुछ विशेषताओं से जुड़ी हुई चीजें हैं, जिसमें हम लोगों ने मांगलियार देख ली, हम लोगों ने लंगा देख ली, हम लोगों ने मांड देख ली। ये तीन जो गायकी की थी, लगभग तीनों का पश्चिमी राजस्थान से क्षेत्र से संबंधित था। और अभी जो हम लोगों ने पहले पढ़ी है वो है तालबंदी सवाई माधोपुर, मतलब पश्चिमी राजस्थान के बाद, जिसमें हम लोगों ने पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर को देखा था, और हम लोगों ने एक तरीके से बाड़मेर को देखा, फलोदी को देखा और बालोतरा। इन क्षेत्रों में मांड गायकी हो, लंगा शायर हो, चाहे लंगा और या मांगणियार, ये सारी जो आप लोगों को गायन शैली उस क्षेत्र में और एक पूरी बाग में है, वो है आप लोगों की अभी बात की थी, वो है कौन सी, तालाबंदी, ये ध्यान रखना, तालबंदी। चलिए एक और संगीत के बारे में बात करते हैं, हवेली संगीत, जो कि नाथ द्वारा राज संबंध का है, और मध्यकाल में शास्त्रीय संगीत, ध्रुपद और कीर्तन आदि गायन शैलियों का विकास हुआ था। तो मतलब इसका विकास भी अब धीरे धीरे क्या हुआ, मध्यकाल में होना हुआ। घरों और हवेलियों में स्थापित किए गए इन मंदिरों में विकसित संगीत धारा हवेली संगीत के नाम से भी प्रसिद्ध हुई थी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आप लोगों को बेसिक लेवल की चीजें हैं, जिसको चाहे आप देखो, सभी प्रकार की गायन शैलियों में बस इतना ध्यान रखना है आप लोगों को कि भाई किस स्थान पर विकसित हुई है। जैसे मैं आप बात करूँ भाई मांड गायकी है, तो मुझे थोड़ा आइडिया है कि पश्चिमी राजस्थान में है। तो पश्चिमी राजस्थान में जैसे आप लोगों को बताएं कि जो प्रसिद्ध लोकगीत हैं कि पधारो हमारे देश, तो ये मांड गायकी से जुड़ा हुआ है। और ये आप लोगों को जैसलमेर है, बाड़मेर हुआ, फलौदी के क्षेत्र, जोधपुर का क्षेत्र भी इसमें लगभग कवर होता है। इन क्षेत्रों में इस गायन शैली, फिर मांगणियार की भी बात की तो ये भी पश्चिमी राजस्थान, लंगा की भी पश्चिमी राजस्थान, और तालबंदी की मैंने बात की थी सवाई माधोपुर से जुड़ी हुई, ये चीज ध्यान रखना। चलिए साथियों अब आगे बढ़ेंगे हवेली संगीत, जो कि नाथ द्वारा के अलावा कांकरोली, राजसमंद, जयपुर, कोटा, भरतपुर। देखो ये एक्स्ट्रा जो मैं चीजें थ्योरी का लिखवा रहा हूँ, उसका कारण है साथियों मेंस। मैं चाहता तो शॉर्ट में 4 लाइनें लिखवा के स्किप कर देता, सिलेबस भी पूरा होता, लेकिन मेंस के लिए आपको एक पूरी, देखो मेंस के लिए क्या होता है, 10 लाइन पढ़ोगे तभी तो आप लोगों को 5 याद रहेगी। अब अगर आप 5 ही पढ़ोगे तो आपको 2 भी मुश्किल से याद रहेगी, क्योंकि अप्रोच का डिफरेंस आ जाता है साथ में। मेंस की अप्रोच एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में होती है, और प्री की अप्रोच जो होती है फैक्चुअल फॉर्मेट में ज्यादा होती है, स्पेशली आरएस स्पेसिफिक बात करें। फड़ गायकी की बात करें तो लोक देवताओं की कपड़ों पर चित्रित कथाओं को विशेष रूप से शाहपुरा में चित्रित किया जाता है। उसने कहा था शाहपुरा का क्षेत्र में मिलेगा, और शाहपुरा में, अब देखो शाहपुरा वाला मामला ध्यान रखना है, कोष्टक में भीलवाड़ा कर देना। क्यों? क्योंकि शाहपुरा अब क्या है, जिला नहीं रहा है, तो वो भीलवाड़ा का हिस्सा था, वापिस भीलवाड़ा में शामिल हो गया। तो शाहपुरा जहाँ शब्द मिले उसके कोष्टक में भीलवाड़ा कर देना। और इन फड़ों में राजस्थान का भोपा समुदाय पूरे राजस्थान में लोक आस्था के अनुसार अलग अलग वाद्य यंत्रों के साथ। अब सिंपल सा ध्यान रखना है, जो आप लोगों की फड़ गायकी का संबंध किससे, भोपे से है, बस इतना ध्यान रखना है। जो मैंने लोक देवी देवता पढ़ाया था उस दौरान फड़ों के बारे में भी बात की थी, और उसके गायनकर्ता के बारे में भी, भोपों के बारे में भी बात की, विस्तार से हम लोगों ने देख चुके हैं इसके बारे में। तो अभी इस पर बात करने का कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको बस ध्यान रखना है जो उस क्लास में बताया वो। अब ये क्या करते हैं, कपड़ों पर चित्रित फड़ को 2 बांसों के सहारे दर्शकों के सामने सीधा तानकर भोपा कलाकार वाद्य यंत्र बजाता और इसे गाता है, तथा भोपिन भोपन हाथ में लालटेन लिए हुए लकड़ी की डंडी से फड़ के चित्रों को दिखाती है। अब देखो उसने सिंपल सी बात की कि भाई जो एक प्रकार की चित्रित होता है, कपड़ा होता है, जैसे ये मान के चलिए कपड़ा है, और इस पर क्या है, फड़ के रूप में डायग्राम भी होते हैं, चित्र भी होते हैं, और भोपा और भोपिन, भोपा भोपन आप लोग याद रख सकते हो। इसी दोनों में माध्यम से इस गायन शैली को गाया जाता है, कौन सी, फड़ गायकी, जो कि आप लोग देवी देवताओं के दौरान हम लोगों ने इसको अच्छे से
समझा भी था, ये ध्यान रखना है। तो बस आपको मैंने यही कहा है कि मेरे नोट्स, PYQ और मेरे MCQ, बस जब ये चीजें 100% आए तो फिर भले कोई भी आपकी इच्छा हो किताबें लेके आओ, कोई मना नहीं। और मैं सच बताऊं तो जितना मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ना, उतना तो आपको भले कितना भी लाके पढ़ लो, ये भी याद नहीं रहेगा। फिर कह रहा हूँ मैं, ये भी याद नहीं रहने वाला आपको। इसलिए इधर उधर हाथ पैरने मारने से बढ़िया है कि इसी को बार बार रिवाइज करते रहना, तभी काम होगा। नहीं तो देखो 100 नंबर की कट ऑफ रहती है, भले ही 90 नंबर आए कोई मैटर नहीं करेगा, 1 साल गया आपका। और राजस्थान की भर्तियों में 2-2 साल चले जाते हैं। गोपीन भी साथ में गाती है और नाचती है, ध्यान रखना है। चलिए एक और शैली है साथियों, ध्रुपद गायन शैली। इसके जनक के रूप में किसे जाना जाता है साथियों? देखो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन हम लोगों को सेपरेट तरीके से पढ़ना है। अब उससे क्या फर्क पड़ता है बड़ा टॉपिक है या नहीं है। तो देखें, इसके जो जनक पूछे जाएं तो वो ग्वालियर के शासक थे मान सिंह तोमर, 1486 से 1516 के रूप में। उस समय ये क्या थे, शासक थे ग्वालियर यूपी। और मान संगीतज्ञ बैजू बावरा इन्हीं के दरबार में था, ये भी ध्यान रखना। बैजू बावरा जो प्रसिद्ध संगीतकार हैं, जो मान सिंह तोमर का क्या है, दरबार में एक तरीके से दरबारी या संगीतज्ञ कह सकते हैं। मान सिंह स्वयं एक अच्छे विद्वान और संगीतज्ञ थे। इन्होंने बैजू महाराज के सहयोग से ध्रुपद गायन शैली का, देखो ये स्टोरी, एक स्टोरी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको भी आप लोगों को समझते हुए चलना है। अब आगे बढ़े, यदि देखो बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा टॉपिक है। ध्रुपद गायन में चौताल, मत, ब्रह्म, लक्ष्मी, सूल, त्रिवा इत्यादि तालों का प्रयोग किया जाता है। ये क्या साथियों, ताल है, ये ध्यान रखना। और स्वामी हरिदास ध्रुपद शैली के स्थापित गायक थे। तो यहाँ पर आपको जो मुख्य एक प्रसिद्ध हैं, जैसे मान सिंह तोमर के जो बैजू महाराज थे उसके संगीतज्ञ थे। हालांकि मान सिंह तोमर खुद एक क्या संगीतकर्ता के रूप में, और स्वामी हरिदास जी इस शैली के स्थापित गायक के रूप में लगातार, और कालांतर में मतलब समय के बाद, समय के दौरान, जब इसको मान सिंह तोमर 1514 के समय की बात हो रही है, मतलब 1516 सॉरी, वहां तक इसको चला था, जीवन काल रहा मान सिंह का। उसके बाद से भी इसका धीरे धीरे विस्तार हुआ है और ये 4 खंडों में विभक्त हो गई। पहला खंड है गौहर वाणी साथियों, इसकी उत्पत्ति ग्वालियर से हुई है, उसके जनक है तानसेन। फिर दूसरी थी डागुर वाणी, इसकी उत्पत्ति जयपुर से मानी जाती है, इसके प्रवर्तक पूछे व्रजनंद डागर थे, ये भी ध्यान रखना है। तानसेन, व्रजनंद डागर। और खंडार वाणी पूछे साथियों, इसकी भी उत्पत्ति उनियारा टोंक में हुई है, और इनके जनक है खंडार के शासक समोखानी, ये ध्यान रखना। तो 4 खंडों को आप लोगों को देखते हुए चलना होगा, तभी आप लोगों को आराम से ये बातें समझ में आ जाएगी। नौहर वाणी पूछे, इनकी उत्पत्ति जयपुर से हुई है, और इनके जनक पूछे श्रीचंद नौहर, ये ध्यान रखना। और राज्य की एकमात्र ध्रुपद गायिका थी साथ ये मधु भट्ट, तेलंग है, और बीकानेर के बैंड मास्टर हैं विलियम जेम्स ने रोमन आंग्ल भाषा में व्याख्या सहित इंडियन म्यूजिक पुस्तक भी लिखी थी, इस गायन शैलियों से जुड़ी हुई थी। तो ये जो ध्रुपद गायन शैली है, कालांतर में कितने भागों में, 4 खंडों में विभाजित कर दी गई है, मतलब विभाजित करके इसके अलग अलग विशेषताओं को संबोधित करते हुए। तो साथियों ये थी गायन शैली आप लोगों की, जिसमें हम लोगों ने इसको बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास किया। तो आपका काम इतना ही है, जो भी मैं आप लोगों को क्लास दूं उसको कम से कम हमेशा ध्यान रखना है, 2 बार तो हमेशा देखना है, और अंत तक जाते जाते कम से कम 3 बार देखना है। उससे क्या होगा, एक तो वर्ड जो एरर होती है लिखते टाइम वो ठीक हो जाएगी, प्लस इसी से रिवीजन हो जाएगा, और लास्ट टाइम रिवीजन में बहुत फास्ट रिवीजन भी आप लोगों के लिए आसान रहेगा, क्योंकि जो सुनी हुई चीज़ें होती है ना, काफ़ी बार याद हो जाती है। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर शाम को, फिर 1-2 क्लास के साथ। धन्यवाद साथियों। इसी प्रकार क्लास पर कमेंट जरूर करें और लाइक शेयर जरूर करें।